Hello students, welcome to Saral Physics, where physics is made Saral for you by Anshul Sharma. Okay, in the last video I discussed with you Newton's first law of motion. मैंने आपको बताया था Newton's first law of motion is also called as law of inertia. कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया. और इनर्शिया क्या चीज होती है? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मास. मास की वजह से एक प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया, जिसकी वजह से body in a state of rest or in state of uniform motion tends to be in that state only unless compelled by an externally applied unbalanced force. Okay, अब हमें ये तो समझ में आ गया कि क्या क्या पता लग गया हमें कि वेलोसिटी जब भी चेंज होती है तो इसका मतलब है बॉडी एक्सेलरेट कर रही है. और ऐसा काम कब होगा? जब बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाएगी. अब मुझे ये नहीं पता कि कितनी फोर्स लगाने पे कितना एक्सेलरेट करेगी. फिर से सुनो, मुझे ये पता है कि फोर्स लगाने पे वेलोसिटी चेंज करेगी या बॉडी एक्सेलरेट करेगी, बट मुझे ये नहीं पता कि कितनी फोर्स लगाने पे कितनी वेलोसिटी चेंज होगी, कि कितना एक्सेलरेशन होगा. दैट मीन्स देयर मस्ट बी सम रिलेशन बिटवीन द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज इन वेलोसिटी और द एक्सेलरेशन. यस, देयर इज सम यू कैन से रिलेशन. अच्छा, इस चीज को समझने के लिए कुछ प्रैक्टिकल बातें करते हैं. आपने एक प्लास्टिक की बॉल देखी होगी. अगर वो प्लास्टिक की बॉल को ऐसे कोई तेज आपकी तरफ मारे आपकी पीठ के ऊपर, तो आपको हल्का सा फील होगा और ज़्यादा हर्ट भी नहीं होगा, ज़्यादा दर्द भी नहीं होगा. पर अगर कोई लेदर की बॉल आपके उतने ही ज़ोर से पीठ पे मारे तो मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है कि दर्द होगा या नहीं. बेटा, बहुत दर्द होगा. और उतने ही साइज का कोई पत्थर मारे तो और ज़्यादा होगा. अब प्लास्टिक की बॉल, लेदर की बॉल और स्टोन, साइज तो बिल्कुल सेम था और स्पीड भी बिल्कुल सेम थी, वेलोसिटी भी बिल्कुल सेम थी. तीनों में डिफरेंस किस चीज़ का था? मास का. दैट मीन्स जब मैं बात करता हूं प्लास्टिक की बॉल की, एक मैं बात करता हूं लेदर बॉल की, और एक मैं बॉल करता हूं स्टोन की जिसका सेम साइज है, और तीनों को मैंने 40 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया. 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर्स पर सेकेंड. अब मास की अगर मैं बात करूं तो मास जो होगा वो इसका सबसे ज्यादा होगा, फिर इसका, फिर प्लास्टिक बॉल का. प्लास्टिक बॉल सबसे हल्की है. सो दैट मीन्स जो मेरी पीठ पर इंपैक्ट आएगा, दर्द होगा, वो सबसे ज्यादा इसमें होगा, उससे कम इसमें और सबसे कम इसमें. ये तो हो गया आपका केस 1. एक मैं केस 2 लेता हूं. केस में 2 लेता हूं, और केस 2 में क्या लेता हूं? फॉर एग्जाम्पल कि अगर सपोज करो कि बाइक है, मोटर बाइक, मोटर बाइक, मोटर बाइक और मोटर बाइक. तीनों केसेस में मैंने मोटर बाइक ले ली. एक केस में मोटर बाइक चल रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, और वो ऐसे मेरे से टकराती है आके. ठीक है, टायर्स वगैरह से हल्का सा मुझे हर्ट होगा, पर बहुत ही माइन्यूट. फिर इसी मोटर बाइक को मैंने 50 मीटर पर सेकेंड से चलाया. अब वो इतनी दूर से आ रही है तो वो यहाँ पे मुझे चोट करेगी, चोट लगेगी मुझे अगर मैं उसके रास्ते में खड़ा हो जाऊंगा जब मेरे से टकराएगी. अगर मैं ये कर दूँ 500 मीटर पर सेकेंड, फिर तो भगवान ही मालिक है. दैट मीन्स अगर मैं मास को सेम रख दूं, यहाँ पे मैंने मास को अलग रखा, मास को मैंने यहाँ पे डिफरेंट रखा था और वेलोसिटी को सेम रखा था, तब मैंने देखा था कि इम्पैक्ट ज़्यादा किसका आया? जिसका ज़्यादा मास है. अब यहाँ पे मैंने मास को सेम रख दिया. क्यों? क्योंकि तीनों केसेस में मैंने मोटर बाइक ली. अब इम्पैक्ट ज़्यादा किस में आएगा? जिसमें वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है. इसका मतलब आपके ऊपर लगने वाली जो फोर्स है उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर ज़्यादा होगा या कम होगा, इसको डिसाइड कौन कौन करता है? मास और वेलोसिटी दोनों मिलकर करते हैं डिसाइड. सिर्फ मास नहीं करता और सिर्फ वेलोसिटी नहीं करती. अगर सिर्फ मास कर रहा होता तो यहाँ पे तो मोटर बाइक जो है आपकी मैंने सेम रखी है, तो चाहे वो 5 से चले, चाहे 50 से चले, चाहे 500 से चले, तीनों केसेस में आपको तो सेम ही चोट लगनी चाहिए. बट क्या ये प्रैक्टिकली होता है? नहीं. अगर सिर्फ वेलोसिटी पे करता तो चाहे मैं आपको प्लास्टिक की बॉल से हिट करूं, चाहे लेदर से हिट करूं, चाहे पत्थर से हिट करूं, आपकी पीठ पे तो उतना ही दर्द होना चाहिए जितना प्लास्टिक वाले केस में, पर ऐसा होता है नहीं. जो इम्पैक्ट आता है ना फोर्स का, आपके ऊपर फोर्स लगेगी कितनी, वो मास और वेलोसिटी
मिलकर डिसाइड करते हैं, और मास और वेलोसिटी मिलकर आपको किस चीज के बारे में बताते हैं? क्वांटिटी ऑफ मोशन, कि मोशन की कितनी क्वांटिटी है, मोशन की कितनी क्वांटिटी है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं मास को ले लेता 100 kg, तो यहाँ पे 100 इंटू 500 क्वांटिटी है, यहाँ पे 100 इंटू 50, यहाँ पे 5000 है, और यहाँ पे 50,000 है क्वांटिटी ऑफ मोशन। अब मैंने मास को और वेलोसिटी को किया तो केजी मीटर पर सेकंड इसके यूनिट हो जाएंगे, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। यहाँ पे ले लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे आपकी मास लूँ, सपोज करो ये 1 kg का है, एज्यूम कर रहा हूँ बस मैं कैलकुलेशन के लिए, अदरवाइज प्लास्टिक बॉल बहुत हल्की होती है। ये लेता हूँ मैं 5 kg की और ये लेता हूँ मैं 10 kg की। यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मोशन कितना है? 40 का। यहाँ पे कितना है? 40 इंटू 5 200। यहाँ पे कितना है? 400। तो जितना ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ मोशन होता है उतना ज़्यादा आपके ऊपर इम्पैक्ट आता है। अब मैं क्वांटिटी ऑफ मोशन वर्ड की जगह एक नया वर्ड यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, जो कि मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करने पे हमें जो चीज़ मिलती है उसको हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। अगर मैं मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दूं तो एक ऐसी क्वांटिटी बन जाती है जो कि मुझे ये बताती है कि मोशन की क्वांटिटी कितनी है, और उसका नाम हमने क्या रखा? लीनियर मोमेंटम। इसका मतलब अगर कोई चीज़ बहुत तेज भाग रही है फिर वो धीरे भाग रही है, तो दोनों केसेस में मोमेंटम अलग होगा। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ और एग्जांपल से आपको यहाँ पे समझाऊं मोमेंटम के बारे में, तो ये समझना आप ज़रा इसमें कैसे होगा ये। इसको थोड़ा मुझे साफ चाहिए बोर्ड, तभी मैं आपको बता पाऊंगा। अब मैं मोमेंटम आपको फील करवाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है कि मान लो मेरे पास एक ट्राई साइकिल है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, 3 पहिए वाली साइकिल जो छोटे बच्चे चलाते हैं, और एक मेरे पास बस है। इसका मास ले लेते हैं 3 kg, इसका मास ले लेते हैं 300 kg, चलेगा। अब ये ट्राई साइकिल चल रही थी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ये भी चल रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब मैं अगर आपसे पूछूं दोनों में, ट्राईसाइकिल और बस में, इन दोनों की स्पीड कितनी है, तो आप बोलो इसकी भी 20 है, इसकी भी 20 है। मतलब ट्राईसाइकिल जो छोटा सा बच्चा चला के आ रहा है मेरी तरफ 20 की स्पीड से आ रहा है, और बस भी मेरी तरफ 20 की स्पीड से आ रही है। अब इन दोनों में से आपको डर किससे लगेगा? बस से लगेगा ना। बस से क्यों लगेगा आपको डर? ट्राईसाइकिल भी तो 20 से आ रही है। मास देखो ना ट्राईसाइकिल का कितना है, बहुत कम है, तो बस का मास बहुत ज़्यादा है। सो दैट मीन्स आपका जो डर है, डर किस वजह से है? आपके ऊपर लगने वाली फोर्स की वजह से। दैट मीन्स आपके ऊपर जो फोर्स लगेगी, जिसका आपको डर है, वो कौन डिसाइड कर रहा है? मास और वेलोसिटी मिलकर डिसाइड कर रहे हैं। अगर सिर्फ वेलोसिटी कर रही होती तो आपका डर सेम होता, पर यहाँ पे आपका डर बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे मास बहुत ज़्यादा है। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन की या लीनियर मोमेंटम की अगर मैं बात करूँ, तो लीनियर मोमेंटम जो मुझे मिलेगा ट्राईसाइकिल का यहाँ पे, वो कितना होगा? 20 इंटू 3 60 kg मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे कितना मिलेगा मुझे? 6000 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये 100 टाइम्स है, 100 गुना ज़्यादा फोर्स लगेगी आपको जब आप बस के आगे खड़े हो जाओगे, जो कि 300 kg की और 20 की स्पीड से चल रही है, और जो फोर्स आपको ट्राईसाइकिल ने लगानी थी उसका इतना टाइम्स आपके ऊपर लगेगा। समझ में आ रही है बात? बट इसमें एक और फैक्टर है। अब क्या फैक्टर है? फैक्टर बेटा ये है कि ये जो आपके ऊपर ट्राईसाइकिल और बस जब आपके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो आपका और उनका कांटेक्ट कितनी देर के लिए हुआ, ये भी डिसाइड करेगा आपके ऊपर फोर्स कितनी लगती है। कंफ्यूज? ओके, अब सुनो ध्यान से। जैसे कि क्रिकेट फील्ड में एक प्लेयर ने शॉट मारा ऐसे बहुत तेज, पॉइंट पे एक फील्डर खड़ा था, उसको कैच पकड़ना था। अब वो इतनी तेज बॉल आ रही है तो वो कैसे पकड़ता है कैच को?
ऐसे ऐसे पकड़ने में क्या स्टाइल थोड़ी मार रहा है वो ग्राउंड पे खड़े होकर, उसकी फोटोग्राफी थोड़ी करनी है, वो एक फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा है। जब वो ऐसे करता है तो ऐसे करने से जो उसका कांटेक्ट है बॉल के साथ, उसके हाथ का जो बॉल के साथ कांटेक्ट है, उसका जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर बढ़ जाता है दैट मीन्स उससे भी फोर्स ऑफ जो इंपैक्ट है वो डिसाइड होती है, कम हो जाती है। जैसे एक कार खड़ी हुई है, रुकी हुई है, अब मैं इसको चलाना चाहता हूं तो मैंने पीछे से धक्का लगाना स्टार्ट किया ऐसे ऐसे। अब मैं ऐसे हल्का से ऐसे धक्का लगाऊं तो ये नहीं चलेगी, पर अगर मैं कॉन्टिन्यूसली धक्का लगाते रहूं तो शायद ये चल पड़े। इसका मतलब क्या है कि आपने फोर्स को कितने टाइम के लिए अप्लाई किया वो भी डिसाइड करता है कि फोर्स का इंपैक्ट क्या आएगा। तो ये सारी चीजें जो हमने अभी न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़नी है वो क्या क्या हैं, जस्ट यू क्लियरली अंडरस्टैंड। हमने पढ़ना है लीनियर मोमेंटम के बारे में, फिर लीनियर मोमेंटम के चेंज के बारे में, फिर कितने टाइम के लिए फोर्स लगती है, फिर उनके बीच में रिलेशन ऐसे फ्लो चलने वाला है। तो अब हम धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसमें, दैट इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये तो हेडिंग आ जाएगी आपकी। न्यूटन से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में फर्स्ट टॉपिक जो हमने करना है दैट इज लीनियर मोमेंटम। It is a physical quantity obtained by the product of mass and velocity। तो मास और वेलोसिटी मिलकर जिस चीज के बारे में डिसाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम। इट टेल्स अबाउट द क्वांटिटी ऑफ मोशन इफ बॉडी ऑफ मास m moves with velocity v, then लीनियर मोमेंटम, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल p से, इज इक्वल टू m इंटू वी। SI यूनिट क्या बन जाएंगे इसके, मास का क्या होता है kg, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो kg मीटर पर सेकंड जो है वो क्या बन जाएगा, SI यूनिट बन जाएगा मोमेंटम का। फाइन। सो बोथ मास एंड वेलोसिटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर linear momentum of a body। जस्ट राइट इट डाउन, फिर मैं आगे बताता हूं कैसे अप्रोच करना है इसको। ओके, तो लीनियर मोमेंटम तो आ गया मुझे समझ में। अब फिर से सुनो, फिर से एक चीज समझो। एक बॉडी जिसका मास है m, वो पहले चल रही थी u वेलोसिटी से, बाद में उसकी वेलोसिटी हो गई v। समझ में आ रही है बात? तो उसका इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, m इंटू यू, फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, m इंटू वी।
अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो मेरे पास चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा डेल्टा पी। डेल्टा क्या बताता है? चेंज। तो डेल्टा पी क्या आ जाएगा मेरे पास? चेंज इन मोमेंटम, मतलब इनिशियल और फाइनल अगर मेरे पास हैं, तो अगर मैं mu मेरे पास इनिशियल है, mv मेरे पास फाइनल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम विल गिव मी द चेंज इन मोमेंटम। समझ में आ रही बात? चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो अब मैं बताना क्या चाह रहा हूं इसमें आपको कि अगर बॉडी का इनिशियल मोमेंटम mu है, फाइनल मोमेंटम उसका mv है, तो चेंज इतना हुआ। इसका मतलब क्या है कि मान लो अगर मेरी बॉडी, या बॉल की बात करते हैं, बॉल की, जो बॉल है जब बैट्समैन ने बैट से उसको हिट किया तो जो बॉल है वो 80 मीटर पर सेकंड से निकली, और उसका मास मान लो आप लेट इट बी 500 ग्राम्स, इसको केजी में कन्वर्ट कर लें, 0.5 हो जाएगा। 0.5 केजी की बॉल जब बैट्समैन ने हिट करी तो 80 मीटर पर सेकंड से निकली वो। दैट मीन्स इस केस में उसका मोमेंटम कितना है जब उसको बैट्समैन ने हिट किया? दैट इज 40 केजी मीटर पर सेकंड। समझ में आ गई बात? अब जैसे ही फील्डर ने उसको रोका तो उस केस में उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? इसको मैं पी आई लिख देता हूं, पी इनिशियल। तो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया उसका? 0। समझ में आ रही है बात? तो जैसे ही प्लेयर ने बॉल को हिट किया 80 की स्पीड से और फील्डर ने उसको कैच किया तो उसने उसको रोक दिया, और जैसे ही उसने उसको रोक दिया तो उस केस में मोमेंटम कितना हो गया? 0। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? 0 माइनस 40, तो माइनस 40 का चेंज आया। मतलब पहले 40 थी, माइनस 40 का चेंज आया, तो फाइनली कितना मोमेंटम हो गया हमारा? 0। तो माइनस 40 का चेंज आया। तो अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं यहाँ पे डेल्टा पी का, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लूं, दो ऐसे अगर मैं बार्स लगा दूं तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड होता है। तो डेल्टा पी कितना आया मेरे पास? 40 केजी मीटर पर सेकेंड। तो अब उस फील्डर के हाथ पे कितनी फोर्स एग्जर्ट होगी ये कौन डिसाइड करेगा? एक तो मोमेंटम में कितना चेंज आया बॉल की, और इस मोमेंटम को चेंज आने में टाइम कितना लगा। दैट मीन्स जैसे ही बॉल ने यहां पे हिट किया हाथ पे तो मोमेंटम था कितना? 40, और एकदम से कितना हो गया? 0। बट अगर मैं एकदम से ना करके अपने हाथ को पीछे लाना स्टार्ट करूं तो मैं कुछ टाइम दे रहा हूं उस मोमेंटम को 80 से 40 से 0 आने में। समझ रहे हो मेरी बात? तो जैसे ही वो बॉल मेरे हाथ को हिट करती है तो मैं उस बॉल को कुछ टाइम दे रहा हूं कि यार आप ना 40 से 0 तक 5 सेकंड में आओ। अगर मैं अपने मोमेंटम को या बॉल के मोमेंटम को चेंज होने के लिए 5 सेकंड दूं तो मेरे हाथ पे अलग फोर्स लगेगी, 1 सेकंड दूं तो अलग लगेगी, 10 सेकंड दूं तो अलग लगेगी। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा फोर्स कब फील होगी? जब एकदम से आपके हाथ में आके लगे। एकदम मतलब आपने टाइम बहुत ही कम दिया, तो आप टाइम ज्यादा दे दो, पीछे कर लो हाथ। तो जब आप ऐसे पीछे करते हो तो आप टाइम उसको प्रोवाइड करते हो मोमेंटम को चेंज होने में। तो मोमेंटम को चेंज करने के लिए आपने टाइम कितना दिया वो भी डिसाइड करेगा कि आपके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी। तो कहने का मतलब है बेटा कि जो फोर्स लगती है, फोर्स का जो इम्पैक्ट आता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो करता है मोमेंटम में कितना चेंज आया, और इस मोमेंटम को चेंज होने में टाइम कितना लगा, ये दो चीजों पे डिपेंड करेगा। मोमेंटम तो मुझे आ गया समझ में कि 40 का चेंज हुआ है, तो क्या मैंने उस मोमेंटम को चेंज होने में 1 सेकंड का टाइम दिया, 2 का दिया, 5 का दिया या 10 का दिया? अगर मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं ना इस मोमेंटम को चेंज होने में, तो मेरे ऊपर इंपैक्ट क्या आएगा? कम आएगा। और 1 का दे रहा हूं तो ज्यादा आएगा। एक और एग्जांपल देता हूं। छत से छलांग लगाता है अगर कोई, अच्छी बात नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। छत से अगर कोई छलांग लगाएगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, और जैसे ही वो नीचे सीमेंटेड फ्लोर के ऊपर आके खड़ा होगा तो एकदम से मोमेंटम क्या हो गया? 0। तो एकदम से मोमेंटम 0 का मतलब है टाइम बहुत ही कम मिला मोमेंटम को चेंज होने में। बट अगर नीचे सैंड बिछाई होती या कोई ऐसा यू कैन से ऐसा फ्लोर होता जहां पे आपने मैट्रेसेस लगाए हैं, बहुत सारे, बहुत ही सॉफ्ट से मैट्रेसेस लगाए हैं,
तो जैसे ही वो उसके ऊपर आएगा, जैसे ही पर्सन ऊपर से छलांग लगा के मैट्रेस के ऊपर आएगा, तो पहले सीमेंटेड फ्लोर तो ऐसे ही सख्त था, स्ट्रॉन्ग था, पर जो मैट्रेस होगा वो ऐसे हो जाएगा, ऐसे। तो दैट मीन्स ये जो मोमेंटम का चेंज है उसको आने के लिए आपने टाइम दे दिया, टाइम दे दिया, तो जो आपको फोर्स फील होगी वो कम फील होगी। तो प्रैक्टिकल बात है, जंप लगाओगे सीमेंटेड फ्लोर के ऊपर तो ज़्यादा दर्द होगा, बट अगर आप किसी रेत के ऊपर, मिट्टी के ऊपर, या किसी मैट्रेस के ऊपर, फाइन, या कोई नेट लगाया है आपने जो ऐसे मूवेबल है, ऊपर नीचे फ्लेक्सिबल, फोर्स आपको फील नहीं होगी, क्योंकि आपने टाइम दे दिया मोमेंटम को चेंज होने के लिए। तो आपने सीखा क्या, पॉइंट आपने क्या सीखा है पूरी कहानी से? तो बेटा पॉइंट आपने ये सीखा है कि, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन क्लियरली फॉर यू। Impact of force is decided by change in momentum and time taken for this change। न्यूटन ने यही ऑब्जर्व किया, न्यूटन ने ऑब्जर्व किया कि फोर्स कितनी लगेगी इसको डिसाइड कौन करेगा कि मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है और इस चेंज को आने में कितना टाइम लग रहा है। इस बेस के ऊपर उन्होंने क्या दे दिया, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। उसकी लिखें डेफिनेशन, फिर उसको मैं समझाता हूं। Okay, it states that rate of change of momentum is directly proportional to the externally applied unbalanced force in the direction of force। तो दैट मीन्स रेट ऑफ, जब भी मैंने आपको बताया रेट वर्ड लगता है तो टाइम से डिवाइड करते हो, रेट किसका, चेंज ऑफ मोमेंटम का, तो चेंज इन मोमेंटम होता है डेल्टा पी, उसका रेट हो गया डेल्टा पी अपॉन टी, किसके प्रोपोर्शनल है, एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स के। और इसका रिवर्स अभी मैं आपके साथ डिस्कस करके हटाऊं। कहने का मतलब है, मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया कि जब प्लेयर बॉल को कैच करता है तो कैच जब उसने किया तो उसने किया क्या, बॉल का मोमेंटम चेंज किया। वो बॉल का मोमेंटम चेंज करने पर उसको फोर्स फील होगी, और वो फोर्स कितनी फील होगी ये कौन डिसाइड करेगा कि मोमेंटम में कितना चेंज आया और टाइम कितना दिया गया बॉल को मोमेंटम चेंज करने के लिए। तो आप ये बोल सकते हो कि बॉलर ने बॉल की, बैट्समैन ने हिट की, फील्डर ने एक्सटर्नल फोर्स जब लगाई तो मोमेंटम में चेंज आया, और जो फील्डर ने बॉल के ऊपर फोर्स लगाई उतनी ही बॉल की वजह से उसके हाथ पे फील हुई। एक ही चीज को बताने के अलग अलग तरीके हैं। फिर से सुन लो, मैं दो वेज में सेम चीज को एक्सप्लेन करता हूं। बैट्समैन ने हिट किया, बॉलर ने जब बॉल करी, बैट्समैन ने हिट किया, तो फील्डर ने उसको पकड़ना है, कैच करना है। अब फील्डर क्या करेगा, फील्डर कैच करने का मतलब क्या है, वो उसके मोमेंटम को चेंज कर देगा, जीरो कर देगा फाइनली पकड़ के।
अब जब वो कैच कर रहा है, अगर वो कैच ऐसे करता है तो ऐसे करने पर ये जो मोमेंटम का चेंज है उसको होने के लिए उसने कुछ टाइम दे दिया। तो ये दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि उसके हाथ पे कितनी फोर्स लगेगी, या इसको ऐसे बोल लो, बैट्समैन ने जब हिट किया तो फील्डर ने कितनी एक्सटर्नल फोर्स लगाई उसका मोमेंटम चेंज करने के लिए इतने टाइम में। इट इज वन एंड द सेम थिंग। न्यूमेरिकल्स करोगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो आप ये समझ लो कि मोमेंटम में कितना चेंज आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? बाहर से लगने वाली नेट एक्सटर्नल फोर्स। अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि एक ब्लॉक इधर को 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है और आप यहां पे खड़े हो, ये आपकी तरफ को आ रहा है ऐसे, और आप इसको रोकना चाहते हो। अब जब ये 50 की स्पीड से आ रहा है, 10 kg इसका मास है, तो इसके पास 500 kg मीटर पर सेकंड का मोमेंटम है। आप इसको रोकना चाहते हो, मतलब इसका जो मोमेंटम है वो कितना कर देना चाहते हो? 0 कर देना चाहते हो। अगर आप इसका मोमेंटम 0 कर देना चाहते हो तो चेंज आप कितना लाना चाहते हो? 500 का। तो अगर आप 500 का बेटा चेंज लाना चाहते हो तो आपको उसके लिए बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, और वो कितनी लगानी पड़ेगी? किस पे डिपेंड करता है कि आप कितना मोमेंटम चेंज करना चाहते हो? 500। कितने टाइम में करना चाहते हो? एकदम करना चाहते हो तो 1 सेकंड के हिसाब से आपको 500 की फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर आप इसको 10 सेकंड में करना चाहते हो, मतलब धीरे धीरे करना चाहते हो, तो आपको 50 की फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर आप इसको 100 सेकंड में करना चाहते हो तो आप 5 की फोर्स लगाओ, आराम से वो हो जाएगा। मोमेंटम को ही तो 0 करना है ना, आपने 500 से 0 लेके आना है। मोमेंटम कितने टाइम में लाना चाहते हो ये डिसाइड करेगा कि एक्सटर्नल फोर्स कितनी आपको लगानी है, या आपने कितनी फोर्स बाहर से लगाई, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिसाइड करता है। कि आप बाहर से बहुत तेज फोर्स लगा रहे हो, बहुत तेज लगाओगे तो बड़ी जल्दी ये 500 से 0 आ जाएगा, बहुत जल्दी अगर आपने लगाई। अगर आप धीरे धीरे लगा रहे हो तो मोमेंटम में जो चेंज है वो टाइम ज़्यादा लेगा और एक्सटर्नल फोर्स उस टाइम पे अलग होगी। सो दिस मीन्स, या इसको ऐसे समझ लो आप कि जैसे ये 50 की स्पीड से इधर को आ रहा था तो आपने यहां से 1000 न्यूटन की फोर्स लगा दी। तो 1000 न्यूटन की आप जब इस पे फोर्स लगाओगे, न्यूटन में आपको बताता हूं, इसका यूनिट होता है, बाद में आके बताता हूं। 1000 की जब आप इस पे फोर्स लगाओगे, मोमेंटम में चेंज आप 500 का लाना चाहते हो, तो कितने टाइम में आ जाएगा ये? सो टाइम विल बी 500 अपॉन 1000, 1/2। आधे सेकंड में जो है वो ब्लॉक रुक जाएगा अगर इतनी फोर्स लगाओगे। फोर्स अगर कम कर दोगे, 500 कर दोगे, तो 1 सेकंड लगेगा। एक्सप्रेशन यही है। इसी को मैं अलग अलग वे में आपको समझा रहा हूं, आपको रटना नहीं है कि डेफिनेशन में तो इतना ही दिया हुआ। इसकी अलग अलग इंटरप्रिटेशन है बेटा। जितना ज्यादा इसको अलग अलग इंटरप्रिटेशन से समझोगे उतने इजीली न्यूमेरिकल्स कर पाओगे, क्योंकि न्यूमेरिकल आते हैं इससे, इसलिए इतना स्ट्रेस दे रहा हूं मैं इस पर। एक ही चीज को अलग अलग वे में समझा रहा हूं मैं, क्योंकि वो जरूरी है आपके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। समझ में आ रही है बात? सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? एक्सटर्नली अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स पे, और उसी डायरेक्शन में चेंज करेगा वो, उसी डायरेक्शन में। अब इसका मतलब क्या? डायरेक्शन का ही मतलब समझ लो। इसका मीनिंग क्या है कि एक बॉडी जो कि इस डायरेक्शन में चल रही है 50 की स्पीड से, 10 kg उसका मास है, तो 500 kg मीटर पर सेकेंड जो है उसका इनिशियल मोमेंटम है। PI कितना है? 500। और अब अगर मैं फोर्स लगाता हूं इसी डायरेक्शन में जिसमें ये चल रहा है, तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर ये बढ़ जाएगी तो फाइनल मोमेंटम मान लो हो गया अब 1500। तो चेंज कितना आया? फाइनल माइनस इनिशियल करो, 1500 माइनस 500, तो चेंज आया बेटा 1000 का। ये जो 1000 का चेंज आया है किस डायरेक्शन में आया? जिसमें आपने फोर्स लगाई है। तो चेंज इन मोमेंटम इस डायरेक्शन में आया। अब क्या करते हैं? अब इस ब्लॉक के ऊपर, इसी ब्लॉक के ऊपर 10 kg का है, 50 की स्पीड से जा रहा है यहाँ पे, तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है? 500। अब मैंने फोर्स लगाई इधर से, कितनी लगाई? जितनी भी फोर्स लगाई। अब इसका जो मोमेंटम रह गया फाइनल 250।
तो मोमेंटम में चेंज कितना आया, पी एफ माइनस पी आई, 250 माइनस 500, सो दैट इज माइनस 250 का चेंज आया। अब ये माइनस आपको बेसिकली क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में आप चल रहे थे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम का चेंज आया है। मतलब आप इधर को जा रहे थे और मोमेंटम में जो चेंज आया वो इस डायरेक्शन में आया है, इसलिए मोमेंटम जो फाइनल है वो कम हो गया। ये डायरेक्शन का मतलब है कि जिधर को फोर्स लगाओगे उस डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज आएगा। ये है न्यूटन का सेकंड लॉ। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन अब हम करेंगे। और न्यूमेरिकल भी मैं आपके साथ भी कुछ एग्जांपल्स कर लूंगा डिस्कस, जो आपकी सॉल्व्ड एग्जांपल्स है ना बुक में, ताकि क्लैरिटी हो जाए आपको कॉन्सेप्ट की। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, सपोज an object is moving with initial velocity u. It is acted upon by a force capital F for time t, which accelerates it to velocity v. u से चल रही थी बॉडी, f फोर्स आपने लगाई t टाइम में, तो f फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन जो आई, which accelerates it to velocity v through acceleration a. तो फोर्स जो आपने लगाई बेटा कैपिटल एफ, उसकी वजह से आई एक्सेलरेशन ए, उस एक्सेलरेशन ए ने इसकी वेलोसिटी को यू से वी कर दिया, कितने टाइम में, टी में। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम पी आई इज इक्वल टू एम इंटू यू, फाइनल मोमेंटम पी एफ इज इक्वल टू एम वी, change in momentum, delta p is equal to pf minus pi. So this will be mv minus mu. So this is equal to delta p is equal to m into v minus u. अब न्यूटन का सेकंड क्या लॉ क्या कहता है, फ्रॉम Newton's second law, externally applied force is directly proportional to rate of change of momentum. मतलब ये फोर्स मैंने F जितनी बाहर से लगाई है ये डिसाइड करेगी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा। अगर बहुत ज़्यादा फोर्स है तो दैट मीन्स कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चेंज आएगा। अगर बहुत कम फोर्स है सो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में कम से कम मोमेंटम का चेंज आएगा, ये मीनिंग होता है इसका। सो अब हम पुरानी प्रथा को फॉलो करते हैं, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू के लगा देते हैं यहाँ पे, डेल्टा पी अपॉन टी, और डेल्टा पी मेरे पास एम इंटू वी माइनस यू है, सो के एम वी माइनस यू अपॉन टी। समझ में आ रही है बात? तो ये बन गया आपका। नाउ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, आपको याद है 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मुझे पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए हो जाएगा। इसको बोलो 1 और इसको बोलो आप 2। तो यहां तक नोट डाउन करो, ऊपर मैं स्पेस थोड़ी क्रिएट करता हूं यहां पे लिखने के लिए।
ये हो गया। पुट 2 in 1, so F external is equal to Km, V minus U by T को लिख दो आप A। Now if 1 unit of force, मतलब फोर्स मैंने 1 यूनिट की लगाई है, is applied on 1 kg mass to produce acceleration of 1 meter per second square, then मैंने क्या किया, 1 यूनिट की फोर्स लगाई 1 kg मास पे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के लिए, तो 1 इज इक्वल टू k इंटू 1 इंटू 1, तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। सो एक्सटर्नल फोर्स जो होती है वो किसके इक्वल है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। तो अब जब भी मैं बात करूं फोर्स की, फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन, और इसके एसआई यूनिट क्या बन जाएंगे, मास का होता है केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको हम बोल सकते हैं न्यूटन, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट इसको अब हम कर सकते हैं। सो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मुझे किसके बारे में बताता है, फोर्स के बारे में, और फोर्स क्या है मेरी, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। समझ में आ रही है बात, जस्ट नोट इट डाउन। चलो अब मैं आपके साथ 2 एप्लीकेशंस डिस्कस करता हूं इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में जो आपने देखी होंगी। फिर से वही क्रिकेट बॉल वाले पे चलते हैं। अब आपके पास एक्सप्रेशंस अवेलेबल हैं सारे। अब वो जो क्रिकेट बॉल को जब फील्डर ने कैच करना है, अब स्टोरी को थोड़ा और शॉर्ट करते हैं। क्रिकेट बॉल को जब फील्डर ने कैच करना है तो अपने हाथ को पीछे करता है, हाथ को पीछे करता है तो उससे होता क्या है, fielder while catching the ball takes his hands backward so as to increase the time of change in momentum which results in less external force to be applied by fielder. So fielder does not get hurt। क्या मतलब है, एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल है, डेल्टा पी अपॉन टी के। जब फील्डर ने बॉल को कैच करना है तो एक चीज तो फिक्स है, डेल्टा पी, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जिससे बॉल आ रही है उसको फाइनली तो जीरो ही करना है, तो डेल्टा पी तो फिक्स हो गया। बात किस पे आई, टी पे। अगर वो फील्डर हाथ पीछे करके इस टाइम को बढ़ा दे तो एक्सटर्नल फोर्स जो उसको लगानी है इस मोमेंटम को चेंज करवाने के लिए वो कम हो जाएगी। जैसे कि अगर मोमेंटम में चेंज मान लो 500 का आना है, तो टाइम अगर वो 1 सेकेंड लेता है तो फोर्स उसको 500 न्यूटन की लगानी पड़ेगी बाहर से। अगर वो इसको 10 सेकेंड्स कर दे तो उसको सिर्फ 50 न्यूटन लगानी पड़ेगी। अगर 5 सेकेंड्स कर दे तो उसको 100 न्यूटन लगानी पड़ेगी। मतलब ये टाइम उसके कंट्रोल में है, और हाथ को पीछे करके वो इसी टाइम को इंक्रीज करता है कुछ इस वे में कि उसको जो एक्सटर्नल फोर्स लगानी है वो कम से कम लगे और उसका हाथ जो है वो हर्ट ना हो। अब घुसा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। सो टाइम बढ़ा देगा वो, डेल्टा पी तो कांस्टेंट है। अब जब डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा तो ये वैल्यू कम होती जाएगी, और ये वो वाली वैल्यू है जो फील्डर को लगानी है बॉल के ऊपर ताकि वो बॉल रुक जाए। आई थिंक आई एम वेरी मच क्लियर नाउ कि वो फील्डर पीछे क्यों करता है अपने हाथ।
एक और एग्जांपल है, आपने एथलीट्स को देखा हाई जंप करते हुए। अब जब वो हाई जंप करते हैं तो क्या वो सीमेंटेड फ्लोर पे गिरते हैं आगे? नहीं, कुशन्ड बेड पे गिरते हैं या सैंडी बेड पे गिरते हैं, ताकि उनको जो मोमेंटम में चेंज लाना है उसके पैर थोड़ा धस जाएं अंदर। धसने से होगा क्या? टी इंक्रीज हो जाएगा। टी इंक्रीज हो जाएगा, मोमेंटम तो फिक्स है, उसमें जो चेंज आना है, तो जो फोर्स लगानी पड़ेगी प्लेयर को उसको काम को करने के लिए, या जो फोर्स प्लेयर पे लगेगी वो कम हो जाएगी, एक्सटर्नल फोर्स। एथलीट्स डूइंग हाई जंप are made to fall on cushioned bed or sandy bed so as to increase the time for change in momentum. This in turn decreases the force जो कि एथलीट के ऊपर लगनी है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई टी। सो इसको नोट डाउन करो। अब मैं आपके साथ करूंगा डिस्कस न्यूमेरिकल्स। ठीक है, जल्दी से करो इसको नोट डाउन। चलो न्यूमेरिकल्स करते हैं डिस्कस, यहाँ से और ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी कॉन्सेप्ट की। ओके, एग्जाम्पल 9.1 में रीड कर रहा हूँ। अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 seconds. It increases the object's velocity from 3 meter per second to 7 meter per second. Find the magnitude of the applied force. Now if the force was applied for a duration of 5 seconds, what would be the final velocity of the object? तो इसमें दो पार्ट्स हैं, पहले मैं वैल्यूज लिख लेता हूँ यहाँ पे। दिस इज एग्जाम्पल 9.1। यहाँ पे बेटा मुझे दे रखा है मास कितना दे रखा है, दैट इज 5 kg, और मुझे दे रखा है यहाँ पे कितने टाइम के लिए फोर्स लगी, दैट इज फॉर 2 seconds, और मुझे क्या दे रखा है वेलोसिटी इनिशियल कितनी थी 3 मीटर पर सेकेंड, फाइनल कितनी हो गई 7 मीटर्स पर सेकेंड। फोर्स निकालनी है मुझे यहाँ पे। चलो अब मुझे तो एक बात आती है समझ में कि जो फोर्स होती है, जब मैंने फोर्स लगाई इस बॉडी ऑफ मास 5 kg के ऊपर, तो उसकी वेलोसिटी 3 से बढ़ के 7 हो गई, और ऐसा होने में टाइम कितना लगा 2 seconds का। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ, इनिशियल मोमेंटम PI इज इक्वल टू m इंटू यू, दैट इज 5 इंटू 3, 15 kg मीटर पर सेकेंड का मेरा इनिशियल मोमेंटम था। फाइनल मोमेंटम है मेरे पास m इंटू वी, दैट इज 5 इंटू 7, 35 kg मीटर पर सेकेंड का फाइनल मोमेंटम। मतलब मेरा मोमेंटम इंक्रीज हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया 35 माइनस 15, दिस विल बी 20 kg मीटर पर सेकेंड का मोमेंटम में चेंज आया, और इस चेंज को आने में टाइम कितना लगा है 2 seconds। सो इस काम को होने के लिए एक्सटर्नल फोर्स कितनी लगाई गई होगी, डेल्टा पी बाई टी, दैट इज इक्वल टू 20/2। आंसर इज 10 न्यूटन। न्यूटन सेकेंड लॉ को डायरेक्ट रिलेट करके मैंने सॉल्व किया है इसको। इनिशियल मोमेंटम 15, फाइनल बढ़ के 35 हो गया, चेंज कितना आया 20 का। इस चेंज को आने में टाइम कितना लगा 2 seconds का, तो एक्सटर्नल फोर्स कितनी लगी 10 न्यूटन की। समझ में आ रही है बात। दूसरी बात आगे ये बोल रहे हैं हमें, वो पूछ रहा है इफ फोर्स वाज अप्लाइड फॉर 5 seconds, तो बताओ फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती। अब 5 seconds के लिए फोर्स लगानी है, मतलब u तो मेरा 3 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, टाइम मेरा रहेगा 5 seconds का, फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है। एक्सेलरेशन अब कितनी मुझे निकालनी है, यहाँ से आ जाएगी एक्सेलरेशन, पता नहीं है मुझे, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हो जाएगी फोर्स अपॉन मास। और फोर्स कितनी लगाई थी हमने पहले 10 न्यूटन की, मास कितना है मेरा
5 kg का। सो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गई। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। सो दैट विल बी 3 प्लस 2 इंटू 5, v इज इक्वल टू 3 प्लस 10, सो v इज इक्वल टू 13 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पकड़ के रखो, f इज इक्वल टू एम में, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई टी, कैसे इसको यूज करके हमने करना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें हम। लेट अस टेक द एग्जांपल नंबर 9.3। चलो 9.3 में क्या बोल रहा है वो, अ मोटर कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 4 seconds टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार इफ इट्स मास अलोंग विद द पैसेंजर्स इज 1000 kg। मोटर कार कितनी स्पीड से चल रही है? दिस इज एग्जांपल 9.3। इनिशियल वेलोसिटी इज 108 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगी 108 इंटू 5/18, 630 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। और मैंने ब्रेक लगाई और वो रुक गई। फाइनल वेलोसिटी 0, टाइम कितना लिया उसने रुकने में? 4 सेकेंड्स का। वो पूछ रहे हैं फोर्स बताओ जो कि मोटर कार ने उसके ऊपर लगाई होगी या ब्रेक ने लगाई होगी, फोर्स। अब फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास मुझे 1000 kg दिया हुआ है, बात आ गई सारी एक्सेलरेशन को। अब क्या करें? इसको मान लेते हैं 1। अब मुझे पता है क्योंकि एक्सेलरेशन जो है ब्रेक की वजह से जो आ रही है वो कांस्टेंट है, सो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा सकते हैं यहाँ पे हम। फाइनल 0 हो गई, इनिशियल 30 से चल रहा था, प्लस एक्सेलरेशन कितनी है पता नहीं, टाइम कितना लिया उसको 4, सो -30 इज इक्वल टू 4a या 4a इज इक्वल टू -30। यहाँ से a आ जाएगा -30/4, 7 = 28.5। तो एक्सेलरेशन आई -7.5 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्यों आया? रिटार्डेशन, क्योंकि वेलोसिटी कम हुई ना मेरी, 30 से 0 हो गई है। सो फ्रॉम 1 f इज इक्वल टू 1000 इंटू -7.5, तो -7500 न्यूटन की फोर्स लगाई है। और नेगेटिव साइन क्या बताता है? फोर्स इज अप्लाइड in direction opposite to direction of motion। समझ में आ रही है बात? सो दिस वाज दैट न्यूमेरिकल। एक और न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं। दिस इज लाइक एग्जाम्पल 9.5 कर लेते हैं, ग्राफ से रिलेटेड है ये। एग्जाम्पल 9.5। सो क्या है इसमें? दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है आपको। लेट मी ड्रॉ दिस। वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में है ये, और टाइम है यहाँ पे सेकंड्स में। वैल्यूज है यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 0, और यहाँ पे है 1, 2, 3, 4 करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और ये 20 से चला 10 तक।
ये ऐसे। चलो जी, अब वो पूछ क्या रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफिक इसका दे रखा है मुझे, एक बॉल का, और उसका मास कितना है 20 ग्राम, मतलब 20/1000 कर लो इसको, 0.02 kg। स्ट्रेट लाइन आपसे पूछ रहा है हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बॉल का दे रखा है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में सीधा चल रही है, टेबल कितनी एक्सर्ट करे फोर्स बॉल के ऊपर सो दैट वो रेस्ट पे आ जाए। अब u कितना है यहाँ पे देखो, इस ग्राफ को देखते हैं, टाइम जब 0 है तो वेलोसिटी कितनी है 20, तो इनिशियल वेलोसिटी है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड या 20/100 मीटर पर सेकेंड, सो दिस इज 0.2 मीटर पर सेकेंड। और जब टाइम मेरा बढ़ के 10 सेकेंड्स हो गया तो वेलोसिटी कितनी होगी मेरी 0 मीटर पर सेकेंड। कितना टाइम लिया ऐसा होने में उसने, 10 सेकेंड्स। सो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए हो जाएगा। वैल्यूज पुट करें यहीं पे, v की वैल्यू कितनी है 0 माइनस 0.2 अपॉन t की वैल्यू कितनी है 10 इज इक्वल टू a। तो बेटा एक्सेलरेशन आ गया माइनस 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो माइनस यही बता रहा है कि रुक जाएगी बॉल। अब मास कितना है 0.02, सो फोर्स एक्सर्टेड बाय टेबल इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 0.02 इंटू 0.02, दैट इज 4/1000, या 4 जीरो आएंगी सॉरी। सो 0.0004 न्यूटन इसका आंसर आएगा। सो यही है आंसर इसका, एंड इट विल बी इन माइनस ऑब्वियसली, क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस में है, तो आंसर विल बी इन माइनस, क्योंकि ये रोक रहा है। माइनस फोर्स का मतलब यही होता है कि वो आपके डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट है। सो आई होप दिस न्यूटन्स सेकेंड लॉ इज क्लियर टू यू नाउ। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट इन डिफरेंट वेज। अलग अलग इंटरप्रिटेशंस मैंने आपको दी हैं ताकि आपका जो हॉराइजन है सोच का, सोचने का जो दायरा है न्यूटन सेकंड लॉ को लेके, वो थोड़ा खुल जाए। और एग्जांपल्स भी मैंने इसीलिए पर्पसफुली करवाई हैं आपको। सो जस्ट रिवाइज इट, बार बार इसको पढ़ो, और कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, बट जस्ट कीप रिवाइजिंग इन अ डिसिप्लिन्ड मैनर। फाइन, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।